आज से 13.8 बिलियन साल पहले एक जोरदार धमाके के साथ हमारे यूनिवर्स का जन्म होता है। इस धमाके के तुरंत बाद ही यूनिवर्स बहुत ही तेजी से फैलती है, इतनी तेजी से कि एक एटम के साइज से बढ़कर ये यूनिवर्स कई बिलियन टाइम्स बड़ी हो जाती है। इस फेनोमेना को कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बाद से यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड करता ही जा रहा है और इसकी रफ्तार आज भी धीमी होती हुई नजर नहीं आ रही है। पर सवाल आता है कि क्या यूनिवर्स ऐसे ही एक्सपैंड करते करते खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैटर को तो हम क्रिएट नहीं कर सकते, या फिर कहानी कुछ और है? क्योंकि मल्टीवर्स थियरी के एक मॉडल की माने तो ये एक्सपेंशन ही है जो आगे जाकर नए यूनिवर्सेस को बनाती है और मल्टीवर्स का जन्म होता है। पर आखिर कैसे? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, थियरी कहती है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स के स्टार्टिंग मोमेंट्स पे यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा था। अब ये एक्सपेंशन इतने कम समय के लिए हुआ था कि 0.0000000000001 सेकंड में इस एक्सपोनेंशियल इन्फ्लेशन ने यूनिवर्स के सारे मैटर को डिपॉजिट किया और ब्रह्मांड की संरचना को इनिशिएट किया, जिसके बाद वो हाईली एक्सपोनेंशियल इन्फ्लेशन एक्सपेंशन में बदल गया और ब्रह्मांड के आकार के बड़े होने की गति धीमी हो गई। अब देखो, जब भी हम यूनिवर्स में कॉस्मिक इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो उस माइक्रो सेकंड वाले मोमेंट की बात करते हैं ना, जिसमें बहुत एक्सपोनेंशियली यूनिवर्स ने एक्सपैंड किया था। लेकिन जब बात आती है कॉस्मिक एक्सपेंशन की, तब हम उस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद से लेकर आज तक के ब्रह्मांड में हो रहे फैलाव की बात करते हैं। इन शॉर्ट, कॉस्मिक इन्फ्लेशन और कॉस्मिक एक्सपेंशन दोनों बात ब्रह्मांड के फैलाव की ही करते हैं, लेकिन इनका स्केल और पीरियड एक दूसरे से काफी अलग है, जिस वजह से ये दोनों डिफरेंट टर्म्स होते हैं। हालांकि दोस्तों, इस छोटे से माइक्रो पॉइंट ऑफ टाइम में यूनिवर्स को आज की तरह कोई मैटर या रेडिएशन नहीं डोमिनेट कर रहा था, बल्कि एक ऐसी एनर्जी डोमिनेट कर रही थी जिसने इस यूनिवर्स को सेटअप किया और जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जिसे कहते हैं द इन्फ्लेशन फील्ड। देखो, जब अर्ली स्टेज ऑफ रिसर्च में बिग बैंग और यूनिवर्स के ओरिजिनेशन की खोज हुई थी ना, तब इस मेथड को तो काफी लोग एक्नॉलेज कर चुके थे, लेकिन इसके मॉडल को नहीं। क्यों? कारण ये था कि आप जब भी किसी एक्सप्लोजन को प्रेडिक्ट करेंगे या उसका मॉडल क्रिएट करेंगे तो आपको उसके एंड रिजल्ट में हमेशा ढेरों इररेगुलरिटीज मिलेगी। एंड द सेम वाज बीइंग प्रेडिक्टेड अबाउट बिग बैंग। बिग बैंग के बाद भी ना ऐसा ही होना चाहिए था, मतलब कि रिजल्टिंग यूनिवर्स को ढेर सारी इररेगुलरिटीज के साथ भरा रहना चाहिए था। बट एज वी ऑल नो, हमारा यूनिवर्स ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो यूनिफॉर्म और होमोजीनियस है, जहां लार्ज स्केल पे आपको एज सच कोई इररेगुलरिटी नहीं मिलती। जिसका मतलब है कि इस एक्सप्लोजन से भी पहले किसी ऐसी फोर्स, एनर्जी या फील्ड ने अपना असर दिखाया होगा कि जिसके वजह से हमारे यूनिवर्स एक्सप्लोसिव मॉडल से डिफरेंट बनकर आते हैं। और इसी के सोल्यूशन को पोस्टुलेट या सजेस्ट किया था अमेरिकन कॉस्मोलॉजिस्ट एलन हार्वी गुथ ने इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन फील्ड। अब देखो, इन्फ्लेशन फील्ड बिग बैंग की सिंगुलैरिटी में स्टोर्ड एक ऐसी फील्ड थी जिसने एक्सपोनेंशियल इन्फ्लेशन को पॉसिबल बनाया था और उस इररेगुलर यूनिवर्स में सब कुछ स्मूथ और होमोजेनियस बनाया था। और अगर कुछ इररेगुलर बचा भी था तो वो थी कुछ क्वांटम फ्लक्चुएशंस, जिसके बारे में हम अभी कुछ देर में बात करेंगे। हालांकि अगर ये इन्फ्लेशन फील्ड सच में एग्जिस्ट करती थी तो सवाल ये आता है कि आज हमारा यूनिवर्स उस एक्सपोनेंशियल रेट से एक्सपैंड क्यों नहीं करती, जिसका जवाब हमें मिला इस थियरी के आगे के मॉडल में, जिसमें यह क्लैरिफाई किया गया था कि इवेंचुअली जब इस इन्फ्लेशन फील्ड की एनर्जी खत्म होने लगी तो ये फील्ड धीरे धीरे किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल की तरह डीके होके मैटर में कन्वर्ट होने लगी और इवेंचुअली पूरे यूनिवर्स में मैटर की तरह और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरह फैल गई। कुछ रिसर्चर्स ये भी प्रपोज करते हैं कि यूनिवर्स में रेडिएशन के डोमिनेशन फेज की शुरुआत ऐसे ही हुई थी। नाउ दैट इज हाउ यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। बट इसी थियरी का ना एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है, द इटर्नल इन्फ्लेशन, जो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ साथ मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर देता है। तो देखो दोस्तों, अब जो कुछ भी मैं आगे बताने वाला हूं ना, उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम लोग क्वांटम कॉस्मोलॉजी के एडवांस प्रिंसिपल पे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि वैक्यूम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ऐसी कोई भी जगह जहां हवा ना हो, खालीपन हो और कुछ भी मौजूद ना हो, उसे वैक्यूम कहेंगे। बट ये डेफिनेशन ना सिर्फ आपके क्लासिकल फिजिक्स तक ही वैलिड रहती है। जब हम कॉस्मोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स पे आते हैं तो हमें वैक्यूम भी दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक वैक्यूम होता है ट्रू वैक्यूम
और दूसरा वैक्यूम होता है फॉल्स वैक्यूम। देखो कॉस्मोलॉजी के हिसाब से वैक्यूम किसी जगह में मौजूद हवा पे नहीं निर्भर करता, बल्कि निर्भर करता है उस जगह पे मौजूद एनर्जी पे। और इसी कॉस्मोलॉजी के हिसाब से ना जिस जगह पर एज लिटिल एनर्जी एज पॉसिबल मौजूद होती है, कि मतलब उस लेवल से कम एनर्जी तो हो ही नहीं सकती, उस जगह को वैक्यूम के नाम से जाना जाता है। हालांकि हियर कम्स द ट्रिकी पार्ट। वैक्यूम चाहे कितना भी खाली क्यों ना हो, चाहे कितनी ही कम एनर्जी का क्यों ना हो, उसमें क्वांटम फील्ड्स जरूर होते हैं जो हरकत करती रहती है। अब आप यहां से समझो ट्रू और फॉल्स वैक्यूम के बीच का डिफरेंस। देखो ट्रू वैक्यूम एक ऐसी स्टेट होती है जब उस एरिया की अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्सल मिनिमम पे होती है। एग्जांपल के लिए मान लो कि इस पूरे यूनिवर्स में कहीं 0.1 माइक्रोजूल से कम एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो जिस भी जगह पे 0.1 माइक्रोजूल एनर्जी है वो जगह ट्रू वैक्यूम कही जाएगी। हालांकि अगर इस पूरे यूनिवर्स की लीस्ट मिनिमम एनर्जी 0.1 माइक्रोजूल है और किसी एक लाइट ईयर के एरिया की एनर्जी 0.111 माइक्रोजूल है, और चूंकि अगर हम उस एरिया की ही एनर्जी को एनालाइज करके यूनिवर्सल मिनिमम निकाले तो हमने जो फिगर निकाला है ना वो टेक्निकली उस एरिया का वैक्यूम है। और चूंकि हमने केवल उतने ही एरिया को एनालाइज किया है तो हम इसी लेवल ऑफ एनर्जी को ट्रू वैक्यूम मानेंगे। पर क्या ये एक्चुअल में यूनिवर्सल मिनिमम लेवल ऑफ वैक्यूम है? वेल ऑफ कोर्स नॉट, जिस वजह से इसे एक फॉल्स वैक्यूम कहा जाता है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारा यूनिवर्सल लीस्ट एनर्जी वैक्यूम लेवल एक्चुअल में कितना है ये किसी को पता ही नहीं है, जिस वजह से हम जिसे ट्रू वैक्यूम मान के सब कुछ कर रहे हैं ना, सारे मॉडल्स बना रहे हैं इस यूनिवर्स को जिससे डिकोड कर रहे हैं, क्या पता वो एक्चुअल में फॉल्स वैक्यूम हो। और ये फॉल्स वैक्यूम भी डर की बात नहीं है, बल्कि डर की बात है फॉल्स वैक्यूम डीके। देखो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किसी एरिया के फॉल्स वैक्यूम का कारण बनती है, जिसमें से सबसे मेजर है क्वांटम फ्लक्चुएशंस। अब याद है हमने कहा था कि इन्हें ध्यान में रखना। वेल अब इसकी बारी आ गई है। अब देखो कोई भी जगह अगर वैक्यूम स्टेट में है ना, रिगार्डलेस ऑफ ट्रू और फॉल्स, और अगर उस वैक्यूम स्टेट वाली जगह पे फॉल्स वैक्यूम मौजूद है तो ट्रू वैक्यूम से ऊपर की जितनी भी एनर्जी होती है ना वो क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से क्रिएट होती है और उसी से भरी रहती है। अब ये चीज है तो बड़ी मजेदार, लेकिन दिक्कत यह है कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने जिस तरह कॉस्मिक इन्फ्लेशन को हाइपोथेटिकली रोका था ना, उसी प्रकार ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस फॉल्स वैक्यूम डीके का कारण भी बन सकती है। फॉल्स वैक्यूम डीके एक ऐसा फेनोमेना होता है कि जब क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से फॉल्स वैक्यूम ट्रू वैक्यूम में कन्वर्ट होने लगे, जिसका मतलब कि उसकी एग्जिस्टिंग एनर्जी भी कम होने लगेगी। और अगर ये एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होने लगी ना, जैसा कि आइंस्टाइन ने प्रूव भी किया था और जैसे इन्फ्लेशन फील्ड के साथ भी हुआ था, तो भाई साहब एवरीथिंग्स गोइंग टू गेट मेसी। लेकिन क्यों? वेल यहीं पर आता है मल्टीवर्स की थियरी। देखो अगर ये फॉल्स वैक्यूम मास लेवल पे एनर्जी लॉस करके ट्रू वैक्यूम में कन्वर्ट होने लगा तो हमारी यूनिवर्स की फंडामेंटल फोर्सेस भी चेंज हो सकती है। नए एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन वगैरह की क्रिएशन पॉज हो सकती है और उसकी जगह पर नए एलिमेंट्री पार्टिकल्स यूनिवर्स को पॉपुलेट कर सकते हैं। इवन यूनिवर्सल एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर भी बदल सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियोज में हालत ग्रेविटेशनल कोलैप्स तक भी पहुंच सकती है और यूनिवर्स का खात्मा भी हो सकता है। बट दैट इज ए वर्स्ट केस सिनेरियो, और अगर ऐसा हुआ भी तो इसमें अभी ट्रिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे। अब आप बताइए कि हमारा यूनिवर्स बनता ही इसके बेसिक एलिमेंट, फोर्सेस और पार्टिकल्स है। अगर इन्हीं चीजों को बदल दिया जाए तो हाउ कैन दैट क्रिएशन वुड स्टिल बी कंसिडर्ड एज द सेम यूनिवर्स एज आवर्स? और यही वो जगह है जहां सब कुछ बदल जाता है। देखो एटर्नल इन्फ्लेशन थियरी कहती है कि चूंकि आज तक बिग क्रंच के होने के या यूनिवर्स में कॉन्ट्रैक्शन का कोई भी पुख्ता सबूत हमें नहीं मिला है, यानी कि जिस तरह से हमारा यूनिवर्स बहुत तेजी से फैलता है ना, ठीक उसी तरह से बहुत तेजी से ये सिकुड़ करके एक पॉइंट में खत्म हो जाए, जिसे बिग क्रंच कहते हैं, ऐसा कुछ हमें आज तक नहीं मिला है। क्योंकि लगातार ऑब्जर्व करने के बावजूद भी हमें यह मिलता है कि ये यूनिवर्स तेजी से फैलता ही जा रहा है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा ये यूनिवर्स एटर्नली अनंत काल तक एक्सपैंड करता रहेगा और फॉल्स वैक्यूम डीके हमेशा इसमें मैटर को भरता रहेगा, जिससे ना सिर्फ मैटर भी इंक्रीज होता रहेगा बल्कि इस यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजिकल बाउंड्री भी बढ़ती रहेंगी। अब फॉल्स वैक्यूम डीके की वजह से ना इसी यूनिवर्स में ऐसे बहुत से रीजन्स भी बनेंगे जो फिजिकली मतलब कि एज पर फिजिक्स हमारे करंट यूनिवर्स से डिफरेंट होंगे, जिस वजह से उस यूनिवर्सेस में बनने वाली कॉस्मिक एंटिटीज और वहां जो भी सिविलाइजेशन क्रिएट होंगी वो हमारे करंट यूनिवर्स से काफी डिफरेंट होंगी। और यहाँ पे
भी ये साइकिल रुकेगी नहीं। इवेंचुअली इस न्यूली क्रिएटेड यूनिवर्स के एक्सपेंशन से और नए यूनिवर्सेस बनेंगे या शायद कितने हजारों तो आज तक बन चुके होंगे। और दोस्तों यही एंडलेस साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक कि इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक जगह फाइनल ट्रू वैक्यूम स्टेज को हिट नहीं कर जाती। अब उसके बाद क्या होगा ना, इस पर कभी और बात करेंगे। बट आपके हिसाब से टाइमलाइंस वाला मल्टीवर्स ज्यादा रियलिस्टिक लगता है या फिर फिजिक्स के प्रिंसिपल को डिस्टॉर्ट करने वाला ये मल्टीवर्स? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे आपको टाइमलाइन वाले मल्टीवर्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये वो मल्टीवर्स होता है जिसमें आप अपने चॉइसेस के हिसाब से इस यूनिवर्स को 2 भागों में तोड़ देते हो। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है द लॉस्ट सिटी ऑफ इंडिया के बारे में। एक ऐसा शहर जो प्राचीन समय में इंडिया का बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, जो कि इंडिया का व्यापारिक हब हुआ करता था और देश विदेश के लोग वहां पर आया करते थे, जिनके रेमिनेंट्स हमें आज भी वहां पर मिलते हैं। लेकिन उस सिटी को किसी कारणवश भुला दिया गया। पर आखिर ऐसा क्यों किया गया और वो शहर कहां पर एग्जिस्ट करता है, इस पूरे कहानी को जानने के लिए इस पे टैप करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।